TV9 भारतवर्ष ने नीट को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने रखी, जिसका कनेक्शन पटना के उस सरकारी गेस्ट हाउस से था जहां नीट की धांधली करने वाले आरोपी रुके थे। इसी दौरान एक मंत्री का नाम भी सामने आया था। सवाल था कि आखिर वो मंत्री कौन था जिसकी सिफारिश पर आरोपी गेस्ट हाउस में रुके थे। आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अनुसार बुकिंग तो आरोपी सिकंदर यादविंदु के नाम पर ही हुई थी, लेकिन इसकी बुकिंग हुई थी प्रीतम कुमार की सिफारिश पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये प्रीतम कुमार कौन है? तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अनुसार ये प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का पीएस था जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। विजय सिन्हा के अनुसार प्रीतम कुमार ने बिहार पथ निर्माण विभाग के प्रदीप कुमार को कॉल किया था और उन्हीं की सिफारिश पर गेस्ट हाउस में आरोपियों के लिए बुकिंग हुई थी। अब आपको इस पर एक रील भी दिखाते हैं, जिस पर राजनीति में बिहार से दिल्ली तक बड़ा क्लेश शुरू होने वाला है। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। गिरफ्तार जेई सिकंदर यादविंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार यादविंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा शुश्रूषा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहाँ तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। प्रीतम जी का फंसने का सवाल यहाँ कहाँ खड़ा होता है? नाम जो लाया जा रहा है उसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था। Bihar is doing investigation. We are relying on their input and we have sought detailed input. काफ़ी उन्होंने information मांगी है, NT ने share किया है. Ministry has also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action. और अब हम आपको उस एनटीए की भी कुंडली दिखाते हैं जिस पर नीट और नेट परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ये काम भी ठीक तरीके से नहीं करवा सका। आज उस एनटीए पर भी हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। एनटीए का पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2017 में हुई थी। इस एजेंसी का काम उच्च शिक्षा और सरकारी संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाओं का आयोजन करवाना है। इसके महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह हैं, जो छत्तीसगढ़ कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एनटीए आज दुनिया में चीनी एजेंसी गाओकाओ के बाद दूसरी सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन शायद इसी को कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये एनटीए कौन कौन सी परीक्षाएं करवाता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा करवाता है। ये जो बड़ी परीक्षा है मेडिकल एंट्रेंस के लिए होती है। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट की परीक्षा कराता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट भी ये कराता है। इसके अलावा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE मेंस के जो एग्जाम है वो भी यही कराते हैं।
कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट यानी CMAT का एग्जाम कराते हैं, जिससे MBA में दाखिला मिलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम यानी NIFT का एग्जाम, NIFTEE ये एग्जाम भी ये कराते हैं। जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी JIPMAT ये एग्जाम भी NTA द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद NTA का ये सिस्टम बार बार फेल क्यों हो जाता है? आखिर NTA इस देश में कैसे परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, उसका प्रोसेस क्या है वो भी समझिए, क्योंकि ये प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। जो परीक्षाएं NTA करवाता है उसका पेपर तो वो ही तैयार करता है, लेकिन अन्य आउटसोर्स से परीक्षा का आयोजन करवाता है, यानी परीक्षा कराने के लिए बाहर से कंपनी हायर की जाती है। दावा है कि NTA अधिकतर काम टेंडर व्यवस्था पर ही करता है। परीक्षा करवाने के लिए कंपनियों से अनुबंध किया जाता है और NTA द्वारा चुनी गई कंपनी ही परीक्षा केंद्र का पूरा काम देखती है। इतना ही नहीं, परीक्षा में मौजूद पूरा स्टाफ भी आउटसोर्स के जरिए ही आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन कंपनियों की लापरवाही से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है, दाग NTA पर लगते हैं और इसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है। अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। इस संदर्भ में जांच का निष्कर्ष आने से पहले अपने निष्कर्ष देने के पीछे राहुल गांधी जी का मंतव्य क्या है, ये स्पष्ट करना चाहिए। यह मन में संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संभावित अपराधी पकड़े जाने की संभावना हो उनको डाइवर्ट करने के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अन्यथा जब विषय न्यायालय में विचाराधीन है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो यह कांग्रेस की पुरानी फितरत। NTA कैसे काम करता है, क्या जिम्मेदारी होती है, इसे लेकर आज हमने NTA पैनल के सदस्य रहे प्रोफेसर कमलेश शर्मा से बात की। ये एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, सुनिए उनका क्या कहना है। क्वेश्चन पेपर में तो बहुत ही हाईली सिक्योर्ड होता है। इस टाइप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आप ये सोच लीजिए कि प्रशासन इन्वॉल्व होता है, लोकल जो पुलिस प्रशासन है उसमें, और आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम में इस तरह का मटेरियल आता है तो बहुत ही पैक्ड तरीके से होता है। GPS लॉक होता है, वो लॉक टाइम से पहले ओपन नहीं हो सकता। आप कोई कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि वो एक्टिव ही इनेबली तभी होता है जब उसका टाइम हो जाता है पेपर ओपन होने का। अब नीट और नेट परीक्षा में जो कुछ हुआ है उसे लेकर छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस पर एक रील भी आइए आपको दिखाते हैं। संगठन तो देखिए, छात्र जो बैठे हुए हैं ये इनका कहना है कि हमारी मांग है NTA जो परीक्षा कराता है वो गड़बड़ होता है, इसलिए NTA को ही खत्म किया जाए। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से हर तरफ पूरी रोड पर छात्र बैठ चुके हैं और ये तब तक नहीं हटेंगे, इनका कहना है जब तक कि हमसे इनसे बात नहीं करने आते हैं जो शिक्षा मंत्री हैं। नीट की धांधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और रीनीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान, और हमें न्याय चाहिए, हम न्याय लेके रहेंगे। जो उन्होंने कोचिंग एकेडमी से पैसा लिया है, जिसके दबाव में वो नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करा रहे हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं, पर कोचिंग का पैसा वापस देके नीट के छात्रों को न्याय दो। ये सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है? जहां पर नेट के परीक्षा को वो रद्द कर रही है, वहीं पर वो नीट के परीक्षा को रद्द करना नहीं चाहती, तो ये दोहरी नीति क्यों? स्वच्छ, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है, और ऐसे गैंग और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं को प्रभावित करने का, गड़बड़ियां फैलाने का
प्रयास करते हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई हो, इस तरह के कानून बनाने पर विचार कर रही है। नीट के लोग भटक रहे हैं। पुलिस भर्ती में 60 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई यूपी के अंदर। 2 साल में 2 करोड़ नौजवानों की जिंदगी, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। इस देश को पेपर लीक देश बना दिया भाजपाइयों ने। ये बीजेपी का पेपर लीक कांड है। स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है। पेपर लीक के पीछे एक और बड़ा सच है कि परीक्षा एक छात्र नहीं बल्कि पूरा परिवार देता है। आज उस पिता के दर्द को भी समझना होगा जो अपना पेट काट कर एक वक्त भूखा रहकर अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे जमा करता है। बिहार यूपी में उस आम किसान के बारे में सोचिए जो साल में मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है और सारा पैसा बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है। आप एक चार्ट से समझिए कि साल भर की कमाई एक पिता बेटे को पढ़ाने में कैसे खत्म कर देता है और बदले में उसे मिलता है पेपर लीक। बिहार के छोटे से गांव में रहने वाला शख्स जो साल में मुश्किल से 2 लाख रुपए कमाता हो, बेटे को पटना जैसे शहर में रखकर पढ़ाता है। बेटा अगर पटना जैसे शहर में रहता है तो रूम रेंट कम से कम 4,000 तो होगा ही, जहां शांति से रहकर वो पढ़ पाए। इस महंगाई में राशन का खर्च कम से कम 3,000 होगा। ट्यूशन पर कम भी खर्च होगा तो कम से कम 2,000 रुपए। महीने के 1,000 रुपए तो फॉर्म भरने, किताब खरीदने में भी जाएंगे। यानी साल में 2 लाख रुपए कमाने वाला पिता 1,20,000 तो सीधे सीधे बेटे को पढ़ाने में खर्च कर देता है। उसके पास बचते हैं मुश्किल से 80,000 रुपए, जिसमें उसे घर चलाने और खाने पीने की व्यवस्था करनी है, डॉक्टर और दवा का इंतजाम करना है और भविष्य के लिए कुछ बचाना भी है। ये सब कष्ट वो पिता इसलिए सहता है ताकि उसकी संतान पढ़ ले और उसे कहीं नौकरी मिल जाए। लेकिन उसे मिलता है क्या? पेपर लीक या परीक्षा रद्द। वैसे आज छात्रों के मन में भी मुश्किल सवालों से भरा एक प्रश्न पत्र है जिसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सवाल हैं और सबसे बड़ी बात कि आज इस प्रश्न पत्र को हमने देश हित में और छात्रों के हित में लीक करने का फैसला किया है। इस प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें छात्रों के जरूरी सवाल हैं। सवाल ये कि क्या आगे सरकार सारी व्यवस्थाएं ठीक कर लेगी। सवाल ये भी कि क्या सरकार ये गारंटी देगी पेपर लीक दोबारा नहीं होगा। एक अहम सवाल ये कि क्या पेपर लीक होने या परीक्षा रद्द होने के बाद उन छात्रों को भी मौका मिलेगा जिनकी उम्र सीमा एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। अहम सवाल ये भी कि आखिर असली समाधान क्या है, दोबारा परीक्षा कराना या पेपर लीक की सत्ता को खत्म करना। सबसे जरूरी सवाल, बार बार परीक्षा से छात्रों के समय की जो बर्बादी होती है उसका हिसाब कौन देगा।